दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के अपवाह तंत्र का पार्ट 2 अध्ययन करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उत्तर भारत से निकलने वाली नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में देखा था, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां थी, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन किया था, गंगा नदी तंत्र का अध्ययन किया था और ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र का अध्ययन किया था। इस पार्ट में हम जो है प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को भी हम 2 पार्ट में मिलकर के अध्ययन करते हैं। इस पार्ट में हम केवल जो है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद हम एक और अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम केवल जो है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर भारत की नदियां सदावाहिनी होती हैं, सदा नीरा होती हैं, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में भी देखेंगे पर्याप्त जल बना रहता है। उसका कारण यही है कि हिमालय पर बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं जो ग्रीष्म काल में भी जल की आपूर्ति करते रहते हैं, इसलिए इसमें पर्याप्त जल रहता है। लेकिन दक्षिण भारत की नदियों में आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी ग्लेशियर से इनका उद्गम न होकर के ये किसी बड़ी झीलों से इनका उद्गम होता है, इसलिए ये ग्रीष्म ऋतु में सूख भी जाती हैं। इसका कारण ये है कि ग्लेशियर बनने के लिए कम से कम 4000 से अधिक मीटर की ऊंचाई होना चाहिए। आप दिन जानते हैं कि हिम रेखा की ऊंचाई 4000 से अधिक मीटर होती है, जहां पर जो है कोई पानी द्रव से बर्फ अवस्था में बनता है, जबकि दक्षिण भारत में देखेंगे चोटी की ऊंचाई 2600, 2500, 1600 ऐसे इनकी ऊंचाई है, मतलब अधिकतम ऊंचाई 2600 तक है। इसलिए यहाँ पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पर बड़ी बड़ी झीलें पाई जाती हैं। उन झीलों में वर्षा का जल इकट्ठा रहता है, उसी जल से जो है ये नदियां उद्गमित होती हैं। इसी कारण से आप देखेंगे कि इन नदियों का कई विवाद भी देखते हैं, जैसे आप देखेंगे कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी का विवाद है, कृष्णा विवाद है। इस तरह से इनमें विवाद भी रहता है, चूंकि ये बड़ी नदियां हैं, इसमें पर्याप्त जल रहता है, तो इनमें नीचे वाले क्षेत्रों में इन नदियों का पानी जब आता है ऊपर कोई बांध बना करके रोकता है तो उसमें विवाद पैदा होता है। आइए हम देखेंगे इस पार्ट में, मुख्यतः हम देखें तो हम इस पार्ट में महानदी बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे, गोदावरी नदी बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे, कृष्णा नदी बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे और कावेरी नदी बेसिन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बड़ी नदियां हैं, इसके साथ ही साथ अन्य भी छोटी छोटी नदियों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए हम देखते हैं ऊपर से। आप देखेंगे कि ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार से एक नदी उद्गमित होती है जिसे कहते हैं दामोदर नदी। इसके पहले हमने पढ़ा था कि दामोदर नदी हुगली में जाकर के मिलते, हुगली की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है, तो उसका उत्तर यही है कि दामोदर नदी, जो कि एक भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, ये छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हजारीबाग या कोडरमा का पठार कहते हैं, नीचे वाले भाग को रांची का पठार कहते हैं। तो इसी छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी आगे चल करके हुगली नदी मिलती है और उसके दक्षिण में एक जो रांची का पठार है, रांची के पठार से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं सुवर्ण रेखा नदी। ये है सुवर्ण रेखा नदी। इसी सुवर्ण रेखा नदी के तट पर रांची शहर आपका बसा हुआ है। जमशेदपुर शहर जो है सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसी रांची के पठार के दक्षिण में आप देखेंगे एक और नदी निकलती है जिसे कहते हैं ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी भी आगे चल करके उड़ीसा के पास जो है बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। और यहाँ एक और छोटी नदी निकलती है जिसे कहते हैं ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम इस रांची के पठार से नहीं होता है, इसका उद्गम उड़ीसा के क्योंझर के पठार से होता है। इस क्योंझर के पठार से वैतरणी नदी निकलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रांची के पठार से 3 प्रमुख नदियां निकल रही हैं। एक तो दामोदर नदी है जो छोटा नागपुर पठार को 2 भागों में बांटती है, ऊपर वाले को हजारीबाग, नीचे वाले को रांची का पठार कहते हैं। अब रांची के पठार से आप देखेंगे तो यहां से सुवर्ण रेखा नदी निकल रही है। इसी रांची पठार के दक्षिण से आप देखेंगे तो ये ब्राह्मणी नदी निकल रही है। और फिर आप देखेंगे ये महानदी है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से होता है। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक स्थान है सिंहावा। ये छत्तीसगढ़ के सिंहावा से जो है महानदी का उद्गम होता है। आइए महानदी के
महानदी में इसकी अन्य छोटी छोटी सहायक नदियों के बारे में भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में पूछने का ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है। अब बड़ी बड़ी नदियों के बारे में न पूछ करके उनकी सहायक नदियों से प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी उसकी सहायक नदी है, कौन सी उसकी सहायक नदी नहीं है। अभी आपको हम बता रहे हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। आप ये देखेंगे कि ये आपकी है महानदी। महानदी, इसी महानदी पर आप देखेंगे कि हीराकुंड बांध बना हुआ है उड़ीसा में, और हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। इसमें आप देखेंगे एक नदी बाएं तरफ से मिल रही है, बाएं या उत्तर की तरफ से मिल रही है। शिवनाथ, हंसदो, मंड। शिवनाथ, हंसदो, मंड किसकी सहायक नदियां हैं? महानदी की। दक्षिण की तरफ से देखेंगे, दाहिने तरफ से ये नदी है आपकी एक जोंक नदी, और ये एक नदी है तेल नदी। जोंक नदी, तेल नदी, ये दोनों नदियां जो है दाहिने तरफ से आकर के मिल रही हैं। 2021 साल जिन्होंने पीसीएस का एग्जाम दिया होगा उसमें आप देखेंगे कि पूछा था कि निम्न में से कौन गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। उसमें आपका दिया था पुनपुन दिया था, अजय दिया था, और उसमें एक नदी जोंक भी था। तो जिन्हें पता रहा होगा कि जोंक नदी महानदी की सहायक नदी है, तो यही जो है गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं था, यही सही था। इस तरह से आजकल प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन गंगा बेसिन का हिस्सा है, कौन गोदावरी बेसिन का हिस्सा है। यानी आपको उसके साथ साथ उसके सहायक नदियों के बारे में भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आइए, ये महानदी हमारा कंप्लीट होता है, इसको रफ करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे महानदी के दक्षिण में आएंगे तो एक प्रमुख नदी है गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा के बाद जो है दूसरी लंबी नदी गोदावरी। लंबाई के दृष्टि से ये लंबी नदी होने के कारण इसे हम कहते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण गंगा कहेंगे, दक्षिण की गंगा नहीं कहेंगे। अगर दक्षिण की गंगा कह देंगे तो कावेरी नदी हो जाएगा, क्योंकि कावेरी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी है। अगर पवित्रता की दृष्टि से देखते हैं तो इसे हम दक्षिण की गंगा कहते हैं। अगर दक्षिण की गंगा आपसे पूछा जाए कौन सी नदी है तो हम कावेरी कहेंगे। दक्षिण गंगा किसे कहेंगे तो हम इसे गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा कहेंगे, क्योंकि यह जिस प्रकार से उत्तर भारत में गंगा नदी सर्वाधिक लंबी नदी है, उसी तरह से दक्षिण भारत में गोदावरी सर्वाधिक लंबी नदी है, जिसका लंबाई 1400 से अधिक है, 1400 से अधिक है, और ये इन नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में हम देखते हैं। एक गोदावरी नदी है, इसका उद्गम देखिए ये नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से होती है। त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है, और इसमें आप देखेंगे बाएं तरफ से कौन कौन नदियां मिल रही हैं। ये है दुधना और ये है पूर्णा। दुधना, पूर्णा, इसके बाएं तरफ से सहायक नदी मिल रही है। फिर इसी में आप देखेंगे वेनगंगा। फिर आप देखेंगे एक नदी है वर्धा, वेनगंगा, वर्धा, और एक नदी है पेनगंगा। वेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, दुधना, पूर्णा, ये इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और एक और नदी है इधर से इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो कि छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होकर के आकर के मिलती है। इंद्रावती नदी के बारे में एक और प्रश्न पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। यहाँ पर एक जलप्रपात बना हुआ है जिसे कहते हैं चित्रकूट जलप्रपात जो है बनाती है कौन सी नदी? इंद्रावती नदी, जिसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। नियाग्रा आप देखेंगे कि जो यूएसए में पंचंगुलाकार झीलें हैं 3, 4, 5, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, इरी, ओंटारियो। ये इरी और ओंटारियो, इरी और ओंटारियो के बीच में एक नदी बहती है नियाग्रा।
ये नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। तो ये नियाग्रा जलप्रपात जो बनाती है बहुत सुंदर जलप्रपात है नियाग्रा जलप्रपात। तो इससे तुलना करते हैं चित्रकूट जलप्रपात को। तो चित्रकूट को भारत का नियाग्रा कहते हैं। इसके बाद अब कभी परीक्षा में पूछे कि भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं तो हम चित्रकूट जलप्रपात का को बताएंगे। एक चित्रकूट और है लेकिन वो चित्रकूट नहीं है, ये चित्रकूट छत्तीसगढ़ में। एक चित्रकूट आप मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर पाते हैं, वो चित्रकूट धाम है, दर्शनीय स्थल है, वो दूसरा चीज है, ये चित्रकूट दूसरा है। तो चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण इंद्रावती नदी करती है, कहाँ छत्तीसगढ़ में। इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं। फिर आप देखेंगे इसके दाहिने तरफ से मंजीरा मिलती है। इस तरह से हमने देखा कि गोदावरी की सहायक नदियां किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी आ रही है जिसे दक्षिण गंगा कहते हैं। दूधना, पूर्णा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती और एक नदी और आती है सवारी, उसके बारे में इसे मौखिक बता दे रहे हैं, जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सवारी भी इसकी सहायक नदी है और मंजीरा इसकी सहायक नदी है। इस प्रकार से एक गोदावरी नदी तंत्र भी हमारा कंप्लीट होता है। आइए इसके बाद हम देते हैं इसके दक्षिण में एक और नदी है कृष्णा। महाराष्ट्र से ही नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से जहां गोदावरी नदी का उद्गम होता है, वहीं महाराष्ट्र से महाबलेश्वर से आप देखेंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम होता है। एक कृष्णा नदी आ रही है, इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। और इसके बाएं तरफ से एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे कहते हैं भीमा। ये भीमा नदी का उद्गम भीमा शंकर से होता है। तो भीमा शंकर से भीमा नदी का उद्गम होता है जो कि कृष्णा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदियों में भीमा नदी सबसे लंबी है। इसके दाहिने तरफ से आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक नदी बहती है जिसे कहते हैं कोयना। एक नदी बहती है जिसे कहते हैं पंचगंगा। तो कोयना और पंचगंगा ये महाराष्ट्र में आकर के इसमें मिलती हैं कृष्णा नदी में। फिर आप देखेंगे यहाँ से एक नदी आ रही है घाटप्रभा, एक नदी आ रही है मालप्रभा। घाटप्रभा, मालप्रभा ये दोनों नदियां कर्नाटक में बहती हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि दो कथन दे देता है कि घाट प्रभा, माल प्रभा कृष्णा की सहायक नदी है, कथन 1, कथन 2 दे देता है कि घाट प्रभा, माल प्रभा कर्नाटक में बहती है, कथन 2। तो इसमें दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। फिर आप देखेंगे ये नदी है आपकी वारणा आकर के मिलती है। फिर इसी में देखेंगे एक नदी मिलती है जिसे कहते हैं, यहां लिख दे रहे हैं तुंगभद्रा नदी इसमें मिलती है। ये तुंगा और भद्रा नामक दो जलधाराओं के मिलने से तुंगभद्रा का निर्माण होता है। तो तुंगभद्रा आगे जाकर किसी वारणा नदी में मिल जाती है। फिर इसी तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं हंगरी को हम वेदवती भी कहते हैं। वेदवती देखिएगा, अगर दिखाई नहीं दे रहा तभी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे कि वारणा तुंगभद्रा, इस तुंगभद्रा के जलाशय में आकर के हंगरी मिलती है। पूछा जाता है कि हंगरी किस कृष्णा की सहायक नदी है? बिल्कुल है। हंगरी नदी अपना जल जो है तुंगभद्रा में जाकर के मिलाती है, ये भी सही है। इसकी डायरेक्ट कृष्णा में नहीं मिलती है बल्कि ये तुंगभद्रा के माध्यम से अपना जल गिराती है। इस तरह से हमने देखा कि कृष्णा नदी के बारे में देखें तो कृष्णा नदी दक्षिण की सर्वाधिक लंबी नदी है। पहली लंबी नदी गोदावरी है, दूसरी लंबी नदी कृष्णा है। कृष्णा की सर्वाधिक लंबी सहायक नदी भीमा है। कृष्णा के दाहिने तरफ से देखेंगे कोयना और पंचगंगा, ये दोनों महाराष्ट्र में बहती हैं जो कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती हैं। घाट प्रभा और माल प्रभा एक कर्नाटक से आकर के मिलती हैं। फिर आगे देखेंगे वारणा, तुंगभद्रा, तुंगा और भद्रा जलधाराओं के मिलने से तुंगभद्रा। फिर आप देखेंगे कि हंगरी या वेदवती नदी मिलती है। आप देखेंगे ये कृष्णा नदी जो है जब आंध्र प्रदेश में बहती है तो यही आंध्र प्रदेश में एक डैम बना हुआ, बांध बना हुआ जिसे कहते हैं नागार्जुन।
नागार्जुन सागर बांध जो है इसी कृष्णा नदी के तट पर बना हुआ है। कृष्णा नदी का भी विवाद है, कर्नाटका से है, आपका ये आंध्र प्रदेश से है, तेलंगाना से है, इन सब राज्यों में विवाद बना रहा था, क्योंकि ये नदियाँ बड़ी नदियां हैं, इसमें जल प्रवाह हमेशा बना रहता है, इसलिए इस पर कोई बांध या किसी चीज़ के बनाने से यहाँ पर जो है विवाद होता रहता है। आइए अब आगे देखते हैं। एक नदी है आपकी, इधर पेन्नार है, पलार है, इनके उद्गम के बारे में विशेष नहीं पढ़ना है, न ही इनके सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है। इसके और दक्षिण में जाएंगे तो देखेंगे कावेरी नदी, ये है कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की सर्वाधिक पवित्र नदी है, गंगा के समान इसको पवित्र माना जाता है। इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला में ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है। इसमें देखेंगे कि बाएं तरफ से मिलने वाली इसमें सहायक नदियां हैं। एक नदी है हेमवती, लोकपावनी, फिर आप देखेंगे सीमसा, एक नदी और है अक्रावती। हेमवती, लोकपावनी, सीमसा, अक्रावती, इसके बाएं तरफ यानी उत्तर की तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दक्षिण की तरफ से आप देखेंगे एक नदी है जिसे कहते हैं लक्ष्मण तीर्थ, एक और सहायक नदी है जिसे कहेंगे कबवीनी। फिर देखेंगे एक और सहायक नदी है जिसे कहेंगे भवानी। फिर देखेंगे एक और सहायक नदी है इधर अमरावती। लक्ष्मण तीर्थ, कबवीनी, भवानी, अमरावती, ये दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। हेमवती, लोकपावनी, सिमसा, अक्रावती इसके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और इसके नीचे देखेंगे कि एक नदी आ रही वैगई का उद्गम मुख्यतः यही तमिलनाडु से हो जाता है। जैसे इधर देखेंगे ये आपका केरला है और केरला से तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में वैगई और ताम्रपाणी ये दोनों नदियां निकलती हैं। और वैगई अपना जल देखिए श्रीलंका है, और ये जो बीच का हिस्सा है इधर इसे कहते हैं पाक की खाड़ी, नीचे वाले को, और ऊपर वाले को कहेंगे मन्नार की खाड़ी। तो वैगई नदी मन्नार की खाड़ी में जल गिराती है, जबकि ताम्रपाणी नदी जो है पाक की खाड़ी में जल गिराती है। इस प्रकार से हमने देखा, ऊपर से नीचे तक नदियों का क्रम आप देख लें। सुवर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, कावेरी, वैगई, ताम्रपाणी, ये नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के बारे में देखें, ये सर्वाधिक उपजाऊ डेल्टा है, यहाँ पर जो है सर्वाधिक अच्छी धान की खेती आपको देखने के लिए मिलती है। फिर आप देखेंगे कावेरी नदी का जल विवाद आप देखेंगे कि कर्नाटक से उद्गम हो रहा तो कर्नाटक में होगा ही। फिर इधर देखेंगे केरल है, फिर इधर देखेंगे तमिलनाडु, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों में कावेरी नदी को लेकर के जल विवाद बना रहता है। इस प्रकार से हमने देखा, एक बार फिर से आपको मोटा बता दें कि रांची का पठार है, ये छोटा नागपुर का पठार है। छोटा नागपुर पठार से एक नदी का उद्गम होता है जिसे कहते हैं दामोदर नदी। ये दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हजारीबाग का पठार या कोडरमा का पठार कहेंगे, नीचे वाले को रांची का पठार कहेंगे। रांची के पठार से सुवर्ण रेखा नदी का उद्गम होता है। रांची शहर सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है और जमशेदपुर शहर भी सुवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। इसी रांची पठार के दक्षिण में ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है जो उड़ीसा में बहती है, और इन दोनों के बीच में एक बैतरणी नदी बहती है जो उड़ीसा में क्योंझर पठार से जिसका उद्गम होता है। फिर देखेंगे छत्तीसगढ़ के सिंघावा से महानदी का उद्गम होता है। महानदी के बारे में देखा कि इसकी सहायक नदियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंद्रावती ही देख ले, इंद्रावती इसकी सहायक नदी है जिस पर चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है, भारत का नियाग्रा कहते हैं।
गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र से होता है। ये दक्षिण भारत की सर्वाधिक लंबी नदी है। फिर आप देखेंगे कि महाबालेश्वर से ही कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। पेन्नार है, पलार है। फिर आप देखेंगे कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी के दक्षिण में देखेंगे वैगई है और ताम्रपाणी है। इस तरह से दक्षिण भारत की नदियों में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसी प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र में हम जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग जो है अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा पहला वीडियो ज़रूर देखें। उसमें हमने जो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में विस्तार से बताया है, जिसमें सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में बताया है। धन्यवाद।